Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct phone line. That's 23717106. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. So today, listeners, we just have one phone line, that is 23717106. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. Good evening, Amrish. Good evening. नमस्कार श्रोताओं, आज कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्रा हाजिर है। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्यम। Thank you, Amrish. The top stories. Gross direct tax collections register a growth of 30% in current financial year. And foreign investors pump in more than 12,900 crore rupees in Indian capital markets in September so far. मौजूदा वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संकलन में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने में अब तक 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। Well, now for all the details, and we have good news on the tax front. The gross direct tax collections has registered a growth of 30% in the current financial year in comparison to 2021-22. Finance Ministry said as of 17th of this month, the gross collection of direct taxes in 2022-23 financial year is at over 8,36,000 crore rupees compared to over 6,42,000 crore rupees in the year 2021-22. It said net direct tax collections have also grown at 23% for the current financial year. The ministry said there has been a remarkable increase in the speed of processing of income tax returns filed during the current fiscal. Almost 93% of the duly verified ITRs have been processed till 17th of this month. This has resulted in faster issue of refunds with almost a 468% increase in the number of refunds issued in 2022-23. Refunds amounting to over 1,35,000 crore rupees have been issued in the current financial year till date. और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता हरेंद्र सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि मैं आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस एंड SIPs एंड इंडेक्स फंड। तो मैं चाह रहा था कि एक स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए एक न्यू भी जैसे मेरा जैसे पर्सन को। और ये जो एप्लीकेशन आजकल इसकी सारी ऐड आती है टीवी पे, ऐसी कौन सी इसकी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू एक न्यू इन्वेस्टर को जिसके थ्रू जाना चाहिए? ओके। जी हाँ, किसी भी नए निवेशक को जल्दी से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं मेथोडिकली करनी चाहिए। और एक दो हिदायत, ये पैसा आप कम से कम 5 साल के लिए लगा रहे हो, एक साथ पैसा मत लगाइए। शुरुआत कीजिए किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से, उसको पॉपुलरली बैलेंस फंड कहा जाता है, उससे आप शुरू करिए और 1-2 साल तक लगातार हर महीने पैसा लगाइए, एक साथ पैसा बिल्कुल न लगाएं। ये करने के बाद फिर आप इक्विटी फंड में पूरी तरह निवेश करने के लिए तैयार रहेंगे और आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव है, नए निवेशक के लिए उससे रिकनसाइल करना बड़ा मुश्किल होता है।
और आपका दूसरा सवाल कि नए जो फिनटेक ऐप्स जो उपलब्ध है उसमें बढ़िया कौन सा, सब एक से हैं। और म्यूचुअल फंड में एक खास बात यह है कि आप किसी के जरिए आप इन्वेस्ट करें, चाहे वो पेटीएम मनी हो या ज़ीरोधा हो या ग्रो हो या ईटी मनी हो, किसी के जरिए भी आप निवेश कीजिए, पैसा आपका सीधा फंड कंपनी में ही जाता है और उनके पास बीच में पैसा ठहरता नहीं है। और अगर ठहरता भी है तो शाम तक वो पैसा चला ही जाता है। और अगर आप, और इनमें से मुझे आशंका है कि बहुत सारी कंपनियां जो शुरू हो रही हैं ये चलने के साथ साथ कभी कभी बंद भी हो जाती हैं। जब बंद हो जाती हैं तो उसमें भी आपके लिए किसी तरह की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपका पैसा फंड कंपनी के पास जाता है। रिडीम करने के लिए आपके पास ढेर सारे जरिए हैं। एमएफ सेंट्रल है या फंड कंपनी के वेबसाइट के जरिए आप सीधा कर सकते हैं या रजिस्ट्रार के पास कर सकते हैं। तो सुविधा के लिए ये इन ऐप्स का बहुत अहम रोल है। ये इनका इंटरफेस वगैरह इतना अच्छा है कि शुरुआत करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है, लेकिन आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। तो निश्चिंतता से और इनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जिससे आप शुरुआत करेंगे उसकी आपको आदत पड़ जाएगी। Right. Let's move on and take our next caller. We are joined by Varun Dave from Delhi. Good evening, Varun, and welcome to Market Mantra. सर, मुझे ये पूछना है, जो बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए? और 3 मुझे बेहतर जो फ्लेक्सी कैप का फंड का नाम बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। ओके, राइट। अच्छे फ्लेक्सी कैप में बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड माना जाएगा। कोटक फ्लेक्सी कैप और मेरा यासिक का फोकस प्लान जो है, या पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप, ये सबसे शानदार फंड हर तरह के बाजार में साबित हुआ है। तो ये 3-4 फंड में से कोई भी 2 में आप निवेश करें। और जो आपका पहला सवाल था उसका जवाब भी यही है कि आप बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड साबित हुआ। Right. Dhirendra, just to discuss about other aspects of mutual funds, we often get to, read about passive funds and people talk about passive funds. Just for the benefit of our listeners, tell us what exactly is a passive fund, because we all believe that, mutual fund Yes. is active investing. Yes. Most equity funds so far has been active investing, where whenever we entrust our money to a fund manager, we choose a fund, like for example, the caller was asking us that, tell me a good flexi cap fund. So here the fund manager has the flexibility. So there are different kind of equity funds, and we entrust our fund after choosing which of the kind which we want our money to be invested. Flexi cap funds are, the fund manager has the flexibility to invest in any kind of stock. And the passive funds are basically a replica of the index fund. When you invest your money, you are not saying that invest my money in this manner or that manner, or you are at liberty to invest anyway. When you choose an index fund, basically you are making a choice that invest my money exactly like the index, so that my return is as much as the index, no more, no less. Less only to the extent of expenses. So when you invest in an index fund, that is called passive, where the fund manager's role is nothing. And the fund managers, the fund company just replicate the index by investing the money in the same proportion as the constituents of the index. You are guaranteed to be an average, in a sense that you get the return of a fund of the index. Whereas the actively managed fund, his promises or his endeavor is that he wants to beat the index, and over a long period of time, many funds do, and when they do. And that is a promise of equity. Most investors invest in equity to beat the index. And the jury is still out about the index fund. Of course, if you want to invest in conservatively, be assured of that, earning as much as the index, and you're fine with it, and you're disciplined enough to stick around, and you don't think you can choose a good fund which will beat the index over a period of time, then go with the index fund. It's important for Indians to be investing in equity, because most of our money ends up in fixed income, whether it be public provident fund or employee provident fund or the fixed deposits or the post office, saving scheme. They're so popular, they're so accessible, and they have so much of legacy of providing us guaranteed return, which we like it, and it is
and most people are unable to quickly reconcile with the volatility of the equity or the turbulence of equity and the superior return over a period of time and how to deal with it. और दिल्ली से हमारे श्रोता भारत भूषण जी लाइन पे हैं। भारत भूषण जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सभी को, जिंदा सर को भी नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि फ्लैक्सी कैप फंड क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जरा विस्तार में बताइए। धन्यवाद। फ्लैक्सी कैप फंड ट्रूली एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। जब आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड के ढेर सारे कैटेगरीज सभी ने भी निर्धारित कर दिए हैं और फंड कंपनियां भी लॉन्च करती रहती हैं। ये और तो आपने देखा होगा कि लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं और बहुत तरीके के सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड है। ये फ्लेक्सी कैप फंड सबसे विस्तृत फंड है। ये एक ऐसा फंड है जिसमें आप पैसा देते हैं और फंड मैनेजर को पूरी आजादी है कि वो बड़ी कंपनी में लगाए, किसी भी तरह की कंपनी में लगाए, कोई खास चीज की तरफ टिल्ट कर पाए, क्या इसमें सबसे कम पाबंदी होती है इसका। लेकिन जिस तरह का नियम बना हुआ है उसके तहत और इस फंड में आमतौर पे देखा गया कि एक जो कि विनर्स कर्व कहा जाता है, अगर एक फंड अच्छा करता है तो उसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं और इस वजह से वो फंड बहुत अच्छा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाता है अच्छे प्रदर्शन की वजह से। और बड़ा होने की वजह से वो फंड लाचार हो जाता है कि वो छोटी कंपनियों में और मिड साइज कंपनियों में पैसा नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसका असर उस फंड पे के प्रदर्शन पे बड़ा कम होता है। अगर कोई फंड 10,000 करोड़ का है और 10-15% अगर वो स्मॉल कैप में लगाए तो वो संभव है 1-1.5 करोड़ रुपए छोटी कंपनियों में लगाना। लेकिन अगर वो फंड 40,000 करोड़ का हो जाए और उसके लिए 10% अगर लगाना हो तो 4,000 करोड़ का एक फ्लेक्सी कैप में छोटी कंपनियों में लगाना, मिड साइज कंपनी में लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या आमतौर पे देखा गया है कि उनका एलोकेशन इस तरह की कंपनियों में तो हालांकि फंड मैनेजर जिसके बारे में कहते नहीं है, लेकिन ये उनकी लाचारी बन जाती है कि वहां पे उनका एलोकेशन कम हो जाता है और उनका प्रदर्शन भी कमजोर हो जाता है समय के साथ बड़ा होने की वजह से। तो फ्लेक्सी कैप एक बेहतरीन विकल्प है आम निवेशकों के लिए एक अच्छे इक्विटी फंड में लगाने के लिए, पर ये बड़े होने के बाद थोड़े लाचार हो जाते हैं और उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। Right. Let's move on and take our next caller. We have Mohan Hello. Kumar joining us from Gwalior. Good evening, Mohan. And what is that you'd like to talk about? मार्केट मंत्रा टीम को और धीरेन्द्र सर को मेरे तरफ से नमस्कार। नमस्कार। मैं धीरेन्द्र सर से ये जानना चाहता हूँ कि मेरा मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में सीट जा रहा है। इन एडिशन टू दिस मैं एक कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, जो कि 2% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट रहेगा। क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या और अगर करना चाहिए तो 2% या परसेंटेज को वेरिएशन में करना चाहिए, ज्यादा या कम? मुझे मार्गदर्शन कीजिए। जब आपने मिड कैप और स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाया हुआ और लगा रहे हैं, तो जब तक कोई बहुत कंपेलिंग केस नहीं हो अपने पोर्टफोलियो में नया फंड जोड़ना नहीं चाहिए। और अगर ये नई फंड है और 2% तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। आप फंड में निवेश करें। फंड में निवेश इसलिए करें क्योंकि इस फंड कोई भी फंड जो कि साबित कर चुका है कि लंबे समय में गिरते बाजार में, चढ़ते बाजार में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। और एक अच्छे डाइवर्स फंड की यही निशान है कि गिरते बाजार में थोड़ा कम गिरे और चढ़ते बाजार में अगर ठीक ठाक बढ़ जाए तो आप अगर लगातार निवेश कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो आप इसका फायदा भी उठा पाते हैं और आप मार्केट को भी बीट कर पाते हैं। नए फंड को पोर्टफोलियो में जोड़ने के पहले जब तक कोई खास कारण नहीं हो, कोई कंपेलिंग कारण नहीं हो कि ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, और अगर हो तो जब आपके पास म्यूचुअल फंड है तो 5-10% अगर आपके पूरे एलोकेशन का नहीं हुआ या टारगेटेड एलोकेशन वो 1-2 साल में नहीं होता है, तो उसके अच्छे प्रदर्शन करने का भी आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए ये दूसरी फंड की तुलना में दुगुना बढ़ जाता है तो ये 2% से बढ़ करके आपके एलोकेशन का 4% हो जाएगा, तो भी आपके ओवरऑल नेटवर्थ पे इसका खास असर नहीं पड़ेगा। तो कोई खास कारण होना चाहिए और जब खास कारण हो तो थोड़ा खास पैसा भी लगे। और मुंबई से हमारे श्रोता पंकज लाइन पे हैं। पंकज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
नमस्कार। मेरे ख्याल से धीरेन्द्र जी ने बोला था कि आपको पैसे म्यूचुअल फंड से तभी निकालने चाहिए जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, ना कि तभी जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो। मुझे पूछना है इस हिसाब से, तो लेकिन हम अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर हम कभी निकालेंगे ही नहीं, तो उसका मुझे रीजन थोड़ा बताइए। और इसमें फिर हम लोग को गेन्स भी कम मिलेंगे ना, अगर सपोज हमने ऊपर में नहीं निकाला और तब चांस मिस हो गया निकालने का, तो फिर प्रॉफिट कम ही होगा ना अगर हम नीचे में जब निकाल रहे हैं तभी। जी हाँ, मेरी हमेशा सलाह रहती है कि अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालिए। और दूसरा कारण जिस वजह से आपको पैसा निकालना चाहिए वो ये है कि अगर आपने किसी फंड में बड़ी उम्मीद से पैसा लगाया था क्योंकि वो अच्छा कर रहा था और दूसरों की तुलना में उसका प्रदर्शन काफी कमजोर हो जाता है, तो वो भी एक अच्छा कारण है कि आपको अपना पैसा निकालना चाहिए। लेकिन बाजार केवल बढ़ने की वजह से अगर आप पैसा निकालते हैं तो फिर आपके लिए एक मुसीबत खड़ा हो जाता है कि जब आप बाजार के गिरने का इंतजार करेंगे तब उस पैसे को लगाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि बाजार गिरता ही नहीं है। और अगर बाजार गिरता है आपके पैसा निकालने के बाद तो फिर आप उसके और गिरने का इंतजार करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो साइकोलॉजी है, जिस तरह से हम अपने निवेश का डिसीजन लेते हैं और हम डर की वजह से या लालच की वजह से या तो लगाते हैं या निकालते हैं, उस वजह से जब हम एक्ट करते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि कभी आप फायदा रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो मेरी सलाह ये भी रहती है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो उसके पहले से थोड़ी निकालनी शुरू कर दें। अगर आप 5 साल तक SIP कर रहे हैं और आपको 1-2 साल के बाद पैसे की जरूरत है तो धीरे धीरे निकालना शुरू कर दीजिए, ताकि आखिरी दिन तक आप बाजार पे निर्भर न करें। बाजार पे आप आखिरी समय तक निर्भर नहीं कर, शॉर्ट टर्म में बाजार को गेस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लंबे समय में आप आमतौर पर उम्मीद रखते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, अगर आप भारत के बारे में अगर ऑप्टिमिस्टिक है, अपनी इकोनॉमी और कंपनियों के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, तो 4-5 साल में मुनाफा ही होता है। और 4-5 साल के निवेश में आमतौर पर निवेशकों को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन और अगर कोई ऐसा निवेशक है जो कि गिरते बाजार में पैसा लगा पाए और चढ़ने के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ऊपर बढ़ने के बाद निकाल ले और नीचे जाने के बाद लगा ले, तो जरूर आप अपना फायदा काफी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है ये कर पाना असंभव है, क्योंकि हमारे जो डर और लालच का जो चक्र है उससे हम नहीं निकल पाते। एक चीज जिससे कि आप बाजार में गिरावट और बाजार में बढ़त का में कोई मेथोडिकल तरीके से आप अगर ये ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि आप एक एसेट एलोकेशन निर्धारित कर लें कि आपका पैसा आधा लगा रहेगा इक्विटी में या 75% लगा रहेगा इक्विटी में और 25% लगा रहेगा डेट में। और अगर ये 75% बढ़ करके 85% हो जाए तो थोड़ा पैसा आप अपना इक्विटी से निकाल के डेट में करके इसको दोबारा से 75-25 के अनुपात में दोबारा कर लें। इससे क्या होगा कि आप अपना पैसा पूरी तरह से बाजार से नहीं निकालेंगे, बढ़ते बाजार में थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रियलाइज करेंगे। और अगर आपका और बाजार कभी गिरता है तो उस समय आपका डेट बढ़ जाएगा, तो उस समय आपके पास पैसे होंगे डेट फंड में, जिससे कि आप निकाल करके दोबारा से आप इक्विटी में लगा पाएंगे, क्योंकि उस समय इक्विटी का एलोकेशन आपका 75 से घट करके 65 हो जाएगा या 60 हो जाएगा। तो इस तरह से भारी गिरावट और भारी बढ़त से आप थोड़ा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से अगर आप अपना पूरा पैसा निकालने और पूरा पैसा लगाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि बाजार के सबसे बड़े मूव से आप पूरी तरह वंचित रह जाएंगे। Okay, fine. We have SPS Jain joining us from Greater Noida. Good evening, Mr. Jain. Mr. Jain? Can you hear me, please? Yeah, Hello. welcome to the program. Please put your question. नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार। 2 सवाल हैं। एक तो मेरे कुछ 5% फंड मेरे SBI इंटरनेशनल एक्सिस इक्विटी फंड ऑफ फंड है, तो पिछले 5-6 महीने से इसका प्रदर्शन बहुत ही डाउनवर्ड रहा है। शैल आई कंटिन्यू? दूसरा सवाल यह है कि मुझे कुछ फिक्स अर्निंग के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। RBI फ्लोटिंग बॉन्ड्स, फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड्स, दूसरा है किसी शॉर्ट ड्यूरेशन या मीडियम ड्यूरेशन का डेट फंड सेलेक्ट करूं, या तीसरा है नॉर्मल ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक। इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? अगर ये आपके फिक्स्ड इनकम, अगर आपको इससे आमदनी की जरूरत है और आप रेगुलरली पैसा इससे निकालेंगे तो RBI बॉन्ड बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि एक तो सुरक्षित है और आज के दिन सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला, और अगर ब्याज दरों के बढ़ने का रुख बना हुआ है जिस वजह से इस पे ब्याज दरें भी बढ़ती रहेंगी दर बढ़ने के साथ। अगर बहुत सारे निवेशक फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाते हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रख सके,
वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उससे उनकी आमदनी की जरूरत नहीं होगी। वैसे निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड एक अच्छा विकल्प साबित होता है, क्योंकि आप अपने पैसे को जब तक निकालते नहीं है तब तक मुनाफा नहीं होता है, मुनाफा नहीं होता है आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और 3 साल के बाद इंडेक्सेशन के बाद तो टैक्स की छूट मिल पाती है, ठीक ठाक रिटर्न मिल पाता है, और अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो लिक्विडिटी काफी है, जब चाहे आप निकाल सकते हैं। और इस वजह से फिक्स डिपॉजिट एक तीसरा ऑप्शन आपने गिनाया, जो कि एक टैक्सेशन वाइज, रिटर्न वाइज, या जिस तरह का लैग रहता है ब्याज दरों के बढ़ने में और फिक्स डिपॉजिट के रेट के बढ़ने में, और जिस तरह का गैप दिख रहा है अभी, उसमें फिक्स डिपॉजिट में नहीं लगाना चाहिए। और चलते हैं, आज की लेते हैं दूसरी हेडलाइन स्टोरी। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने में अब तक 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 12,084 करोड़ रुपए और डेट बाजार में 1,777 करोड़ रुपए डाले। एफपीआई ने हाइब्रिड बाजार में 268 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि डेट बाजार के वॉलंटरी रिटेंशन रूट वीआरआर से 1,225 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस तरह सितंबर में भारतीय पूंजी बाजारों में 12,904 करोड़ रुपए आए। And let's continue with phone calls, and joining us next is Jagmal from Delhi. Good evening and welcome to the program. हाँ जी जी नमस्कार, मैं जगमाल सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जगमाल जी, अपना सवाल मार्केट मंच के सभी साथियों को, धीरेन्द्र जी को नमस्कार। नमस्कार धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल ये है कि मैं आप 2-3 साल पहले आपने HDFC इक्विटी को काफी रिकमेंड किया था, लेकिन आजकल उसका परफॉर्मेंस थोड़ा उन्होंने फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर दिया एक तो उसको, और फिर मैंने 2019 में जो पैसे लगाए थे वो अभी 1.5 गुने हुए हैं, जबकि दूसरे इन्वेस्टको में और कैनरा रोबेको में डबल हो गए हैं। तो क्या मैं उसको निकाल के और किसी दूसरे कैनरा रोबेको वगैरह में ट्रांसफर कर दूं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आजकल इन्वेस्टको पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन अभी मुझे परफॉर्मेंस में तो अभी भी कोई ऐसा कमी नहीं लग रही, लेकिन आजकल वो एक्सपेंस रेशो बढ़ाते जा रहे हैं, तो इससे मुझे लग रहा है कि उनकी हालत, और नए ये भी निकाल रहे हैं एनएफओ वगैरह, तो ये ऐसी हालत में मेरे ख्याल से उनके इंटेंशन कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ओके। आपका पहला सवाल कि 2-3 साल पहले मतलब मैंने बताया था, नहीं ऐसा नहीं है। HDFC के बड़े अच्छे फंड थे 10 साल पहले, 5-7 साल पहले तक मैं उन्हें रेकमेंड करता था उनके, लेकिन 4-5 साल पहले से, 6 साल पहले से इसकी बदहाली, मतलब रिलेटिव परफॉर्मेंस इसकी कमजोर हो गई थी, और तब से इसका रेटिंग भी गिर गया था, और हम लोग इस पर काफी विचार करने लग गए थे कि अभी ये फंड में क्या हो रहा है। और तो पिछले 2-3 साल से मैंने रेकमेंड नहीं किया, लेकिन मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि पिछले 4-5 साल से HDFC के फ्लेक्सी कैप जो पहले HDFC इक्विटी हुआ करता था, उसका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसके प्रदर्शन में काफी सुधार दिखा था 1-1.5 साल पहले, और अब यहाँ पे बड़ा बदलाव भी हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आपको पैसे की इस फंड को थोड़ा और मौका देना चाहिए, और यहाँ पे प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ है पिछले 6-8 महीने में, 10 महीने में अगर आप तुलनात्मक तौर पे देखें, और फंड मैनेजर बदला है, तो इसको कुछ समय देना चाहिए, उसके बाद जरूर अपना बदल लें। और इन्वेस्टको के बारे में जो आपका सोचना है, जरूर मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से आप इंप्रेशन फॉर्म करके निवेश अपना निकालें या बढ़ाएं, या लगाएं या निकालें, क्योंकि इन्वेस्टको के 2-3 फंड काफी उनका जबरदस्त प्रदर्शन है, और 1-2 फंड तो दूसरे अपने कैटेगरी में काफी सुपीरियर परफॉर्मेंस है। फंड के प्रदर्शन पे जाए। दूसरा, अगर खर्चा बढ़ रहा है, आप देखिए कि तुलनात्मक तौर पे कितना बढ़ रहा है, और फंड, अधिकतर फंड कंपनी एनएफओ लाती रहती है, और खर्चा थोड़ा बढ़ने से, खर्चा बढ़ने का जो कारण है, डायरेक्ट प्लान के खर्चे खासकर बहुत ही अनिश्चित हो गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का खर्चा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि फंड कंपनी रेगुलर प्लान में कितना कमीशन देती है, क्योंकि सेबी का नियम ये कहता है, सेबी का नियम डायरेक्ट प्लान के बारे में सीधा उसका यही सोच है
या कहना है जिसके आधार पर डायरेक्ट प्लान का खर्चा निर्धारित होता है कि रेगुलर प्लान के जरिए जितना भी फंड कंपनी कमीशन देती है उतना घटा करके डायरेक्ट प्लान का कमीशन का खर्चा होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। तो अगर एक फंड कंपनी अपने रेगुलर प्लान में कमीशन बढ़ा दे तो डायरेक्ट प्लान का खर्चा और कम हो जाता है। अगर कोई फंड कंपनी बहुत ज्यादा कमीशन देने लगे तो उतना घटाने के बाद डायरेक्ट प्लान का खर्चा इतना कम हो जाता है कि कई बार आश्चर्य होता है कि इतने कम आमदनी पे ये फंड कैसे अपना फंड चलाती है। इसलिए इन चीजों के आधार पे आप अब फंड का प्रदर्शन प्रमुख चीज है जिसके आधार पे आपको अपना पैसा लिया तो लगाना चाहिए या निकालना चाहिए। इस इंप्रेशन की वजह से आप ऐसा ना करें। जी, और दिल्ली से हमारे नियमित श्रोता आर.एस. दहिया जी लाइन पे हैं। दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मेरा धीरेन्द्र जी से क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ा असमंजस है फॉर ए कॉमन इन्वेस्टर। हम काफी सोच समझ के 4-5 म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से 5 years बैक। आफ्टर 5-7 years those funds they start dropping in performance and they perform very poorly. Now if you want to exit, then you pay the capital gain, then switch over to another AMC and so on, and another scheme. And the overall expenditure in this process of capital gain is keep on increasing. Otherwise, we keep suffering due to poor performance of the fund manager. Right. Yes, Dhirendra. Yeah. What would you say? इस वजह से that is why you should be little careful about consistency of performance, long-term performance. And you are right. You know, if a fund does poorly and if you move your money, you give up 10% of the gain by way of capital, long-term capital gains, which is disappointing because you're not. Mutual fund is a vehicle where you are not liable to pay capital gains till you realize it. Right. Fine. Let's move on and take a look at the stock markets. The domestic equity benchmarks witnessed a sharp sell-off in the week ended on Friday. The Sensex and Nifty fell amid reports of hotter than expected inflation in the US and chances of aggressive rate hikes from the US Federal Reserve. On Friday, the Sensex closed below 58,900 points, while the Nifty settled below the 17,550 level. During the week, the Sensex tumbled some 952 points or 1.59% to close at 58,841. The Nifty 50 index also declined 303 points or 1.68% to close at 17,531. The BSE mid-cap index slipped 1.46%, while the small-cap index dropped 1.12%. So that's it. We will have to call it a day. Dhirendra, thank you so much for participating in the program. Thank you. और अंत में आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संकलन में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने में अब तक 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। Gross direct tax collections register a growth of 30% in current financial year. And foreign investors pump in more than 12,900 crore rupees in Indian capital markets in September so far. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock markets. But for now, from the entire team of Market Mantra, thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.